बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे कि सी टेट 2024 जनवरी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये टॉपिक जो है ईवीएस पेडागोजी से संबंधित है। हम ईवीएस पेडागोजी से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस की ओर। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करती है जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन विषय से संबंधित हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसे शिक्षा शास्त्री का प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जो है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होगा। तो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, इससे बेस्ट देख लेते हैं कौन है। वास्तविक जीवन से संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन एवं विषय से संबंधित हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। पेडागोजी में सबसे बेस्ट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित होना हो तो ऐसी शिक्षा शास्त्री का यूज़ करता है वह पर्यावरण शिक्षक, उसमें दक्ष होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। दोस्तों पूछ रखा है कि जो कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकेंड होती है उसमें पर्यावरण अध्ययन हमारा ऐड नहीं किया गया है पुस्तक को। तो ऐसा किस लिए एनसीएफ 2005 ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वह अपने परिवेश से, अपने पर्यावरण से सीखते हैं। कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं माना गया है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा थर्ड के उपरांत उपयुक्त है। दोस्तों ये भी सही नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन भी हमारा सही है और ए ऑप्शन भी सही है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पाठ्यचर्या बस्ते के बोझ को कम करने के लिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन को पुस्तक नहीं बनाई गई है। और विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, ये बात भी सत्य है। तो दोस्तों ए और डी जो दोनों को कवर कर रहा है वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ए और डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए गाइस बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पुस्तक में खाली स्थान क्यों दिया गया है। विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, मुख्य बिंदुओं की परिभाषित करने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसके अभ्यास में जो खाली स्थान दिए गए हैं वह क्यों दिए गए हैं ऐसा पूछा है। तो विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब विद्यार्थी उतना सब पढ़ने के बावजूद मनन चिंतन करेगा, वह अपनी से कुछ सोचने को लिखने के लिए उन्हें छोड़ा गया है ऐसा खाली स्थान। चलिए गाइस बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को संलग्न करने में, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना, परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को संलग्न करने में, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने में। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आओ करके सीखने प्रकरण का यूज उद्देश्य जो होता है वह करके सीखने पर बल देने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कौन सी विशिष्टता दर्शाती है। यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं। यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है। यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित होती है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता को दर्शाती है। जैसे कि
तो पूछा है कि पर्यावरण की वह कौन सी सब्जेक्ट की पर्यावरण पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि यह विविध पृष्ठभूमि के बच्चों विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो दोस्तों हाँ, यह पर्यावरण जो पुस्तक है वह सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखती है। इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण पुस्तक में कहानियाँ और घटनाएं होती हैं। यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु प्रस्तुत करती है। दोस्तों यह एकीकृत प्रकृति और प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु प्रस्तुत करती है। यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित होती है। दोस्तों यह अमूर्त जो पर्यावरण पाठ्यपुस्तक है अमूर्त प्रक्रियाओं पर केंद्रित नहीं होती है, बल्कि मूर्त रूप से प्रक्रियाओं पर वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ए बी और सी तीनों ही सही हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ए बी सी तीनों हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है। यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, इसके लिए किसी कोष के खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वह हमारा हो जाएगा जो अधिगम और समुदाय इसलिए जरूरी है पर्यावरण अध्ययन के लिए, यह संसाधन आसानी से उपलब्ध है, गलत हो जाएगा। इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, इसके रीज़न ये नहीं होगा। यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देती है। दोस्तों जो हमारा सामाजिक समुदाय है ना, वह वास्तविक परिवेश में बच्चों को सीखने के अवसर देती हैं, मौका देती हैं, इसलिए समुदाय बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं अन्य सामग्री को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, परियोजना, फाइल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा पत्रक जिसमें विद्यार्थी के कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट तथा अन्य सामग्री को इकट्ठा किया जाता है, उस फाइल को पोर्टफोलियो कहा जाता है, उस फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में संबंध में प्रस्तावना नहीं है, एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। करके सीखने वाली गतिविधियाँ, दोस्तों यह तो एनसीएफ 2005 कहता है, लेकिन पूछा है कि कौन सी प्रस्तावना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। विषय संबंधी उपागम, विद्यार्थियों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, तकनीकी शब्दावली को जानना। तो दोस्तों यहाँ पर विषय संबंधी उपागम ये भी है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना ये भी सही होता है, लेकिन पूछा है कि क्या नहीं है, कौन सी प्रस्तावना एनसीएफ 2005 की नहीं है। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन है, तकनीकी शब्दावली को जानना। दोस्तों यहाँ पर यह बात ही सही हो जाएगी, तकनीकी शब्दावली को जानना ऐसा कोई एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना में नहीं कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व किस लिए है, ठीक है ना, तो बच्चों में जिज्ञासा विकसित करना होता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन में कविताएं और कहानियाँ बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ही होती हैं। बच्चों में संदर्भ बोध विकसित करने के लिए दोस्तों सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा, संदर्भ बोध विकसित करने के लिए भी कविताएं कहानियाँ का समावेश होता है। बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान करना, दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि संदर्भित और अधिगम वातावरण किस्सों कहानियों ऐड करने से होंगी। विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। दोस्तों अमूर्त वातावरण की व्याख्या नहीं होती है, बल्कि मूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बाकी ए बी और सी तीनों ही सही हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, सही विकल्प का चयन करिए, ए बी सी ए बी डी। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि तीनों को कवर कर रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हों, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हों, विद्यार्थी कम गलतियां करें, विद्यार्थी
अच्छे रेखाचित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करें। दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण पर अभिप्राय है उसका यह है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हैं, नहीं, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हों। यहाँ से पर्यावरण अधिगम शिक्षण का महत्वपूर्ण अभिप्राय है कि विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु रहें, जिससे वह सीखने के प्रति अपनी एक्टिविटीज़ को बनाए रखेंगे और सीखने की प्रक्रिया में अच्छी तरह से लर्न करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात आती है अगले क्वेश्चंस की। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है, शिवाय विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे संरचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो दोस्तों यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है, सिवाय मतलब किस चलन का समर्थन पर्यावरण अध्ययन नहीं करता है, विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे संरचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें। दोस्तों यह तो सही है, लेकिन पूछा है कि क्या नहीं कहा है। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि क्या नहीं है उसको पूछा है। विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना, दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना, दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। यही एक गलत बात है क्योंकि पूछा है कि पर्यावरण शिक्षण शास्त्र में निम्नलिखित सभी चलन का समर्थन है, सिवाय किसके। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, यही गलत बात है, यही सिवाय है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक है ना, उनको वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विषय ही हमारा भगवान है, नहीं, वास्तविक जीवन से जोड़ के उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ही गलत बात है, जो कि यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ाना देना, ये भी सही है, जो कि गलत हो जाएगा यहाँ पर। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से विषय आधारित उपागम का पालन करना क्यों किया गया है? एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, संसाधनों को बचाना, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया जाना चाहिए। एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना दोस्तों नहीं होगा, संसाधनों को बचाना ऐसा भी नहीं है, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, ऐसा विषय आधारित उपागम का पालन किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। मान लीजिए एक पर्यावरण का शिक्षक है, उनके द्वारा बच्चों के आकलन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना, बच्चों को सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना, बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा वह ऑप्शन कौन सा सही होगा पूछा है। ठीक है, दे रखा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन करने में कौन सा चीज़ किया जाना चाहिए। बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, दोस्तों उनके आकलन करने के लिए गुणात्मक कथन लिखना सही बात हो जाएगा। बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना, दोस्तों कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होकर आकलन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समस्त पक्षों सर्वांगीण विकास की ओर हमें आकलन करना जरूरी होता है। बच्चों को सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना, दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना, दोस्तों आकलन करने के लिए पूर्व अभिलेखों की उनके सामान्य अभिलेखों वर्तमान अभिलेखों से तुलना करना, जैसे कि बच्चे में कितना प्रोग्रेस हुआ है, यह सभी आकलन करने के लिए हेल्प करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ए, सी और डी ऑप्शन तीनों ही सही हैं। चलिए देखते हैं कौन सा इन दोनों को कवर कर रहा है। ए, बी, सी,
A B D A C D। दोस्तों यहाँ पर C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि तीनों को कवर कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।